बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। और जला है जिस्म तो ये दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो अब ये राख, जुस्तजू क्या है। तो जुस्तजू क्या है? तो जुस्तजू ये है कि आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सल्तनत काल में एक टॉपिक जिसका नाम है खिलजी वंश। खिलजी वंश, वही खिलजी वंश जो 1290 से लेकर के 1320 यानी कि 30 वर्षों तक शासन किया। 30 वर्षों तक इसने शासन किया और 30 वर्षों में लगभग इसमें तो आए कई सारे राजा, लेकिन 5 राजा, 5 सुल्तान जो इंपॉर्टेंट हैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा मैं। उसमें से भी जो स्थापना किया पहला खिलजी वंश का, उसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। भूल गया क्या कुछ लिखना? फिरोज लिखना भूल गया भैया, फिरोज। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी नाम था इसका। 1290 में इसने स्थापित कर दिया खिलजी वंश। कहां स्थापित कर दिया? दिल्ली में स्थापित कर दिया। ये देखो दिल्ली। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी याद है? वही वाला अलाउद्दीन खिलजी जो फिल्म आई थी पद्मावत, ऐसे ऐसे करके नाच रहा था। कैसे? मैं तो स्टेप भूल गया। खली बली हो गया है दिल। इसमें सारे के सारे राजा जो है ना, एक से एक कमाल कमाल के हैं। ये जो अलाउद्दीन खिलजी खली बली हो गया है दिल वाला गाना वाला जो नाच रहा था, और इसको लोग बताते हैं इसका एक बार चल के ना एक मलिक कफूर नाम का हिजड़ा था, उससे चक्कर चल गया था अलाउद्दीन खिलजी का। इसमें एक मुबारक शाह आएगा, आगे देखेंगे मुबारक शाह, इसने भी तो कमाल कर दिया था। क्या कमाल कर दिया था? ये भाई साहब ऐसे आदमी थे ना कि सुल्तान होने के बावजूद दरबार में कभी कभी ये नंगे चले आते थे, बिल्कुल नंगे। कभी कभी अपनी बीबी का कपड़ा पहन के चले आते थे। तो इसमें राजा वाजा बड़े कमाल कमाल के आएंगे, तो बड़ा इंटरेस्ट आने वाला इसको पढ़ने में। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं खिलजी वंश कैसे स्थापित हुआ भारत में या दिल्ली की गद्दी पर। तो खिलजी वंश कैसे स्थापित हो गया दिल्ली की गद्दी पर? तो आपसे अगर कोई पूछे कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन है वो शख्स, पहला आदमी जिसने खिलजी वंश को स्थापित किया दिल्ली की गद्दी पर, तो आप बहुत प्यार से उसका नाम बताएंगे, जिसका नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 में स्थापित कर दिया खिलजी वंश को। कहां पर? दिल्ली की गद्दी पर। दिल्ली की गद्दी पर 1290 में खिलजी वंश स्थापित कर दिया और 4 वर्षों तक शासन किया। तो जरा सा हम पहले एक एक सुल्तानों को उठाएंगे और पढ़ाते हुए कहां तक चले जाएंगे? 1320 तक चले जाएंगे, यानी खुसरो शाह तक चले जाएंगे। तो एक एक सम्राट को उठाते हुए पढ़ाते हुए निकल जाएंगे, और जिसमें से भी आपको सिर्फ और सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ना है। बाकी इन सब में तो 2-2, 4-4 लाइन के फैक्ट हैं, आप बड़े आराम से याद कर लेंगे। इसमें भी 2-4 लाइन का फैक्ट है, इसको भी याद कर लेंगे। तो आज सबसे पहले मैं आपको जरा सा समझा देता हूं कि किस तरह से खिलजी वंश स्थापित हुआ दिल्ली की गद्दी पर, और स्थापित होने के बाद इसने क्या क्या काम किए अपने 30 वर्षों के शासनकाल के दौरान। तो मैं समझाता हूं। तो सबसे पहला आदमी जो स्थापित किया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, 1290 से 1296 तक इसका शासनकाल रहा। और आइए जरा समझते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में समझने से पहले आप ये समझिए कि 1290 तक तो दिल्ली की गद्दी पर गुलाम वंश ने शासन किया। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश ने शासन किया, और इसी 1290 के बाद ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आकर के खिलजी वंश स्थापित कर दिया दिल्ली पर। तो इसको समझिए सबसे पहले कि इसने कैसे स्थापित किया। तो यह बात 1290 की नहीं है, थोड़ा सा और पीछे चल करके समझने का प्रयास करिए, क्योंकि कहानी थोड़ी, कोई भी कहानी आती है तो उसकी पटकथा बहुत पहले शुरू हो जाती है। तो इस कहानी की पटकथा, जो खिलजी वंश की स्थापना की पटकथा, शुरू हो गई थी कब? 1286 में, जब 1286 में गयासुद्दीन बलबन के मरने के बाद उसका पोता कैकूबाद गद्दी पर बैठा था। यह गुलाम वंश का शासक है। 1286 की बात कर रहा हूं मैं। और 1286 में जब कैकूबाद गद्दी पर बैठा तो इसने समाना का सूबेदार नियुक्त किया। किसको? इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। तब इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का नाम सिर्फ फिरोज खिलजी हुआ करता था, यानी FK पुकार सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको हम। तब इसका नाम फिरोज खिलजी हुआ करता था। इस फिरोज खिलजी को इस कैकूबाद नाम के गुलाम वंश के सुल्तान ने समाना का सूबेदार नियुक्त किया। समाना का सूबेदार जब नियुक्त किया तो बहुत बढ़िया से वहां इसने काम किया। तो बहुत बढ़िया से जब फिरोज खिलजी ने काम किया तो इसको एक और पोस्ट मिल गई, उसको कहते हैं सरे जहांदार का पद। तो देखो ये फिरोज खिलजी को क्या क्या मिल रहा है। 1286 में समाना का सूबेदार बना, और समाना का सूबेदार बनने के साथ साथ एक पोस्ट मिली जिसको कहते हैं सरे जहांदार। इसका मतलब होता है हिंदी में शाही अंगरक्षक। शाही अंगरक्षक यानी एक पर्सनल बॉडीगार्ड बन गया किसका? कैकूबाद का। पर्सनल बॉडीगार्ड कैकूबाद का बन गया, और कैकूबाद ने फिर इसको एक उपाधि दी जिसको कहते हैं शाइस्ता खां। तो शाइस्ता खां कह कहकर पुकारा करता था किसको? फिरोज खिलजी को, ये कैकूबाद शाइस्ता खां कहकर के पुकारा करता था। लेकिन घटी एक घटना कब? 1290 में। और 1290 में हुआ क्या? इस कैकूबाद को पक्षाघात हो गया, यानी कि लकवा मार दिया।
जब पक्षाघात हो गया कैकुबाद को, तो इस कैकुबाद को इस एफके ने, फिरोज खिलजी ने मार करके यमुना नदी में फेंक दिया। देखो यमुना नदी उत्तराखंड से निकल करके यहां दिल्ली से होते हुए कहां जाती, संगम में आकर गंगा से मिल जाती है। तो यह यमुना दिल्ली से गुजरती है और इसी दिल्ली में इस कैकुबाद की हत्या करके इस फिरोज खिलजी ने क्या किया, यमुना नदी में फेंक दिया। और जब कैकुबाद का हत्या करके यमुना नदी में फेंक दिया, तो उस कैकुबाद के बाद गुलाम वंश का शासक 1290 में कौन बना, कैमुर्स बना। और इस कैमुर्स की भी हत्या किसने कर दी, इस फिरोज खिलजी ने कर दी और 1290 में कर दी। यानी कि गुलाम वंश के अंतिम शासक कैमुर्स को मार डाला और मार करके बन गया दिल्ली का सुल्तान और स्थापित कर दिया खिलजी वंश। खिलजी वंश स्थापित कर दिया। कब स्थापित कर दिया, 1290 में। और 1290 में ही अपना राज्याभिषेक करवा लिया। कहां करवा लिया, किलो खेरी के महल में। किलो खेरी का महल बनवाया था इस कैकुबाद ने। जिस महल को कैकुबाद ने बनवाया था, उसी महल में कैकुबाद को मार करके, कैमुर्स को मार करके, यानी डबल मर्डर करके बन गया क्या, बन गया दिल्ली का सुल्तान। और नाम रखा अपना पूरा जलालुद्दीन। इस यहां पर पूरा नाम अपना रख लिया इसने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यानी कि जो एफके था इस किलो खेरी के महल में 1290 में राज्याभिषेक के बाद, खिलजी वंश स्थापित करने के बाद बन गया JFK, यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो पूछे आपसे कि जलालुद्दीन की उपाधि कब धारण की फिरोज खिलजी ने, तो आप कह देना कि किलो खेरी के महल में 1290 में राज्याभिषेक के बाद। और उस समय इसकी उम्र थी 70 वर्ष। यानी कि देखो 70 वर्ष का बुढ़ा कमाल कर गया। क्या कमाल कर गया, दो मर्डर किया और 2 मर्डर करने के बाद इस 70 वर्ष के बुढ़े ने स्थापित कर दिया दिल्ली पर एक खिलजी वंश, जिसने शासन किया। आगे चल करके इस खिलजी वंश के पांच सुल्तानों ने शासन किया 30 वर्षों तक, 1290 से 1320 तक। ये जो बुढ़ा था ना 70 साल का, भले ही इसने क्या किया, 2 मर्डर किया, लेकिन जब राज्य चलाने को इसको मिला, जब राज्य चलाने आया, तो इसने नीति अपनाई, उदारीकरण की और अहस्तक्षेप की। क्यों अपनाई, क्योंकि ये देख चुका था कि बलबन ने जो किया था लोगों के साथ, इसको पता था कि भारत में जनता जो है बहुसंख्यक हिंदू है और बहुसंख्यक हिंदुओं के होते हुए बहुत अधिक क्रूरता से और उन हिंदुओं के पर्सनल मैटर में बिना हस्तक्षेप किए अगर शासन किया जाए तो बहुत आसानी से शासन किया जा सकता है, अन्यथा समस्या पैदा होगी। इसीलिए ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था ना, शासन इसका उदार था, नीति थी इसकी उदार। तो ये बुढ़ा नहीं रहा होगा, क्योंकि 2 लोगों को मार दिया तो बुढ़ा कैसे उदार हो जाएगा। लेकिन अहस्तक्षेप की नीति और उदार नीति किसके प्रति थी, शासन प्रशासन चलाते समय। शासन प्रशासन चलाते समय अहस्तक्षेप की नीति थी। लेकिन 1290 आगे बढ़कर के 1296 में घटती है एक घटना। क्या घटना, इसका एक भतीजा था, इसी का एक भतीजा था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का, और भतीजा के साथ साथ दामाद था, और इसका नाम था अली गुरशाब्स। अली गुरशाब्स नाम था इसका, और इसी अली गुरशाब्स का आगे चलकर के नाम होगा अलाउद्दीन खिलजी। और यही अली गुरशाब्स यानी कि अलाउद्दीन खिलजी, इस फिरोज खिलजी का भतीजा, इसने अलाउद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी और हत्या करके बन गया खुद सुल्तान, बन गया खुद राजा। तो देखो इसने हत्या क्यों की, जरा समझो इस बात को, कैसे हत्या की इसने। हुआ क्या था कि जब ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी गद्दी पर बैठा ना, तो इस दिल्ली की गद्दी पर तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बैठा है, यानी कि JFK नाम मैंने लिख दिया। और इस JFK ने, यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, इस अवध के क्षेत्र का सूबेदार बना दिया। किसको, अपने भतीजे को, यानी कि अली गुरशाब्स को। अली को इसने क्या कर दिया, इस खली बली वाले अली को इसने अवध का सूबेदार बना दिया, और बना करके 1296 में बोला कि तुम अवध से जाकर के अटैक करो, कहां पर, देवगिरी पर। और ये देवगिरी था उस समय दक्षिण भारत का इलाका, और यहां पर उस समय शासन कर रहे थे यादव जी लोग। यादव का शासन था, और यादवों में एक शासक था जिनका नाम था रामचंद्र यादव। क्या नाम था, रामचंद्र था। और ये रामचंद्र जी जो थे ना, रामचंद्र, अपने भगवान वाले रामचंद्र नहीं, वो तो अयोध्या के राजा थे, ये रामचंद्र यादव जी हैं। ये रामचंद्र यादव उस समय देवगिरी पर शासन कर रहे थे। तो अवध से निकल करके, अवध वाले क्षेत्र से निकल करके जब ये अली गुरशाब्स यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा देवगिरी पर आक्रमण किया, तो रामचंद्र को बुरी तरह से परास्त किया, और पराजित करने के बाद यहां उसको बहुत अधिक सोना चांदी मिला, बहुत अधिक सोना चांदी मिला, यानी बहुत अधिक धन दौलत मिली। और बहुत अधिक धन दौलत जब मिली तो अपने चाचा को बताया
संदेश भेजकर, फ़ोन तो किया नहीं होगा, मोबाइल तो रहा नहीं होगा इसके चाचा के पास, तो ये क्या किया, ये अलाउद्दीन फिरोज खिलजी या अली गुरसाब्स जो इसका भतीजा था, ये क्या किया, अपने चाचा को दिल्ली संदेश भेजा कि चाचा जी बहुत ज़्यादा सोना लूट करके आया हूँ, आइए ले लीजिए। इसका चाचा बोला अच्छा, 1296 की बात है, इसका चाचा बोला अच्छा आता हूँ। तो इसका चाचा दिल्ली से चल दिया इधर, बोला चाचा इसका कहाँ आऊँ बेटा, तो ये बोला कि आप मैं देवगिरी से लूट करके लाऊंगा, और ये देखो गंगा नदी बह रही है, देखो ये गंगा नदी है, ये यमुना नदी है, दिल्ली से होकर के आती है, और यहाँ पर देखो संगम है इलाहाबाद, और इसी संगम से थोड़ा सा पहले एक इलाका पड़ता है जिसको कहते हैं कड़ा या कड़ा मानिकपुर इसको बोलते हैं। तो कड़ा मानिकपुर की बात है, देखो ये गंगा के किनारे एकदम बसा हुआ है कड़ा मानिकपुर। तो कड़ा मानिकपुर आया, कड़ा मानिकपुर बुलाया अलाउद्दीन खिलजी। देखो अलाउद्दीन खिलजी का सिस्टम समझा दूं, जरा उसका स्वभाव समझा दूं। हुआ क्या, कड़ा मानिकपुर बुलाया, और कड़ा मानिकपुर जैसे इसका चाचा ये JFK आया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आया, तो ऐसे गंगा नदी बह रही है, इसका चाचा इधर है और अलाउद्दीन फिरोज खिलजी इधर खड़ा हो गया। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज खिलजी में गलती से बोल दिया, अलाउद्दीन खिलजी यानी कि अली गुरसाब्स। तो यहाँ अली गुरसाब्स यानी AG खड़ा हो गया, इसी को अलाउद्दीन खिलजी बोल दो, AK बोल दो। तो यहाँ अलाउद्दीन खिलजी खड़ा हो गया और यहाँ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आकर खड़ा हो गया। तो ये जो अलाउद्दीन है बुलाया अपने चाचा को, चाचा जी आइए यहीं से खजाना लेकर के जाइए। तो चाचा जी जैसे ही पार गए और चाचा गंगा पार कर गए, और गंगा पार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी अपनी बाहें फैलाया और बाहें फैला करके बोला आइए चाचा जी गले लग जाइए। क्यों इतना प्यार से गले लगा रहा था, क्योंकि उसका भतीजा तो था ही, और भतीजा के साथ साथ दामाद भी था, उसकी लड़की से शादी भी किया था। मुसलमानों में शादी हो जाया करती हैं इस तरह से, चाचा की लड़की से, मौसी की लड़की से, बुआ की लड़की से मुसलमानों में आसानी से शादी हो जाती है। क्योंकि देखिए आप कहेंगे बहन से कैसे शादी कर लिया, तो ये आपकी मान्यता के अनुसार हो सकता है वो बहन हो, हर धर्म की मान्यता एक जैसी नहीं होती। तो उनकी मान्यता के हिसाब से चाचा की लड़की या बुआ की लड़की से शादी जायज़ है तो जायज़ है, क्या दिक्कत है उसमें, तो उनकी लड़की से शादी जायज़ है। तो इसीलिए ये जो भतीजा था ना, भतीजा साथ के साथ दामाद भी था, तो ये बाहें फैलाया, बोला आइए चचा जी, आइए ससुर जी हमसे गले मिल लीजिए। और ससुर जी जैसे ही गले मिले, मार दिया पेट में चाकू और ससुर जी निपट गए। तो ससुर जी निपट गए यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी। यहाँ पर इस कहानी से एक शिक्षा मिल सकती है आपको, क्या, कि कभी भी दो चीज़ों से बच के रहिए, एक हनी ट्रैप, दूसरा हना ट्रैप। कहेंगे हनी ट्रैप क्या होता है? हनी ट्रैप तो जानते होंगे आप लोग। हनी ट्रैप का मतलब बिना मतलब कोई लड़की आपको बुलाए कहीं तो मत जाइए, जान जाइए खतरा है। क्योंकि एक लड़की अगर भाव दे रही है वो भी बिना मतलब के, कि एक दिन कभी तुमसे कुछ बोलती ही ना हो, कोई परिचय ना हो, और एक दिन फ़ोन करके बोले कि अरे बाबू जरा आ जाओ इधर नदी के पार, तो कभी मत जाना। अगर बिना मतलब कोई लड़की बुलाए तब भी मत जाना, और बिना मतलब कोई पैसा देने के लिए बुलाए, बिना मतलब तुमने कुछ नहीं किया फिर भी वो कहीं से खजाना लूट करके आया, पैसा लेकर के आया, तुमको बुलाया कि आओ हिस्सा ले लो, मत जाना भाई। तो एक को मैं बोलता हूं हनी ट्रैप, वो तो सभी लोग हनी ट्रैप बोलते हैं, और पैसे वाले को मैं बोलता हूं हना ट्रैप। तो दो चीज़ों से बच के रहो, एक हनी ट्रैप में मत फंसो, एक हना ट्रैप में मत फंसो। यानी कि बिना मतलब कोई लड़की बुलाए तब भी मत जाओ, और बिना मतलब कोई लड़का या कोई बुलाए, पैसा देने के लिए बुलाए, बिना मतलब पैसा देने के लिए, तुम्हारा उसमें कोई योगदान नहीं पैसा कमाने में, फिर भी बोल रहा आओ ले लो पैसा, आओ ले लो, जाना मत जाना। क्या कह रहे हो, जाओगे तो भुगतोगे, यही वाला हाल होगा। देख लो, देखो क्या हुआ। गए थे भैया साहब, ये भाई साहब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी JFK, मार दिया चाकू, गले मिल करके मार दिया चाकू, और चाकू मारने के बाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। 1296 में इस 76 साल के बुढ़ऊ की जीवन लीला समाप्त कर दिया, और समाप्त करके अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठ गया। और इसी अलाउद्दीन खिलजी को आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, इतना डिटेल में पढ़ना है एकदम ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि खूब क्वेश्चन पूछता है, और इनसे जो क्वेश्चन पूछता है अक्सर करके मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप इसको ढंग से याद कर लेना, और ढंग से याद करके एग्जाम में जाना, कोई भी क्वेश्चन आएगा फटाफट सॉल्व कर देना। और आप लोगों से एक और गुजारिश है कि आपको अगर वीडियोज ये अच्छी लग रही हैं और लग रहा है कि हाँ आगे चल करके इससे लोगों की हेल्प होगी, तो ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइए, ताकि जैसे आप कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है तो हम नई ऊर्जा के साथ और वीडियो बनाते हैं। तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो अच्छी बताइए, ख़राब लगे तो ख़राब बताइए। और जब आप किसी की तारीफ़ करते हैं, हमारी तारीफ़ करेंगे कमेंट करके, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरी चीज़, आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे हम जो भी वीडियो डालें आपको मिलती रहें। और लाइक वाइक करते रहिए, और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि शेयर करेंगे तभी लोगों तक ये वीडियो जाएंगी और लोग आसानी से पढ़ पाएंगे। देखिए यूट्यूब का सिस्टम क्या है कि यूट्यूब एक फ्री प्लेटफॉर्म है बच्चों के पढ़ने का। तो जिसके पास भी कम पैसा है, जो कोचिंग की बहुत ज़्यादा फीस नहीं दे सकता, उसके लिए एक वरदान है यूट्यूब। जैसे हम लोग जब पढ़ रहे थे तो कोचिंग वगैरह नहीं मिलती थी, तो यूट्यूब पे ही वीडियो सर्च करते थे, और यूट्यूब पे सर्च करते थे, कोई पढ़ाने वाला मिल जाता था यूट्यूब पे तो बड़ा दिल खुश होता था, बहुत उसको कमेंट वमेंट करके लिखते थे, धन्यवाद, लाइक करते थे, शेयर करते थे। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पढ़ाई करने के लिए, और खासकर ऐसे लोगों के लिए जिनके पास टाइम नहीं कोचिंग
कोचिंग में जाएं या पैसा नहीं है। तो इसलिए यूट्यूब पर कोई भी आए जो फ्री कंटेंट देने के लिए तैयार हो तो उसको आप सपोर्ट करिए, कोई भी हो, मैं ही नहीं कोई भी हो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा किसी का सहयोग करेंगे उतना ज़्यादा ही वो वीडियोस बनाएगा और बना करके इससे समाज का एक तरह से फ़ायदा होने वाला है। अगर यूट्यूब पर बहुत सारे एजुकेटर्स आएंगे या आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आ रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो आप सहयोग करें हमारा, हम सहयोग करेंगे आपका, दोनों का लाभ होगा। चलता हूँ मैं, जय हिंद जय भारत। आप पढ़ते रहिए, मैं कल आऊँगा तो कल मैं आपको पढ़ाऊँगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और किस तरह की इसकी नीतियाँ नहीं, किस तरह की प्रशासन व्यवस्था, किस तरह की बाजार व्यवस्था, सब कुछ मैं अलाउद्दीन खिलजी की पढ़ा दूँगा। मैं चलता हूँ, जय हिंद जय भारत।